नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CA अभिषेक बंसल पर। आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स प्रोविजंस रिलेटेड टू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन से प्रोविजंस इनकम टैक्स में दिए हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकम टैक्स डिडक्शंस फॉर होम बायर्स एंड होम ओनर्स। जो भी या तो घर खरीद रहे हैं या फिर किसी मकान संपत्ति के मालिक है, तो ऐसे केस में उन्हें कौन सी डिडक्शंस जो है इनकम टैक्स के अंदर मिलती है। ये डिडक्शंस जनरली ओल्ड रिजीम में ही हमें मिलती है। न्यू रिजीम में हमें कोई सी भी डिडक्शंस नहीं मिलती है। ये मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ आपके लिए यहाँ पर। ओल्ड रिजीम में ही ये डिडक्शंस मिलती है, बट आपको ये देखना होता है कि आपकी डिडक्शंस कितनी बड़ी है। यदि आप बहुत सारी डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपको ओल्ड रिजीम में जाना चाहिए। आप हायर डिडक्शंस यदि क्लेम करते हैं तो हमें ये देख लेना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं डिडक्शंस की, जिन डिडक्शंस से आप जो है ओल्ड रिजीम को भी बेनिफिशियल बना सकते हैं। सेक्शन 80C की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 80C की जो मैक्सिमम कैप होती है वो 1.5 लाख होती है। यदि मान लीजिए 80C की बात करें हम, तो 80C के अंदर बहुत सारी डिडक्शंस आती है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 साल से ज़्यादा की FDR है, ELSS के म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन फीस है, NSC में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो है 80C के अंदर आते हैं। बट यदि आप होम ओनर है और आपने होम लोन लिया हुआ है और आप प्रिंसिपल रिपेमेंट करते हैं, प्रिंसिपल रिपेमेंट जो करते हैं और इसके अलावा इंटरेस्ट रिपेमेंट आप करते हैं। इंस्टॉलमेंट में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो प्रिंसिपल रिपेमेंट होता है और एक होता है इंटरेस्ट का कंपोनेंट। यदि प्रिंसिपल रिपेमेंट आपका 1.5 लाख से ऊपर है तो आपको 80C के अंदर और किसी जो सेविंग है उस पर जाने की जरूरत नहीं है। आप 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम कैप होती है, वो आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो इसलिए 80C के अंदर आपको जो है यहाँ पर होम लोन रिपेमेंट की भी छूट मिलती है, बट यहाँ पर केवल प्रिंसिपल रिपेमेंट ही आता है 80C के अंदर। इसके अलावा जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में दोनों कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है प्रिंसिपल का रिपेमेंट का और एक होता है इंटरेस्ट का कंपोनेंट। इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो आपको कहाँ पर छूट लेनी होती है, सेक्शन 24 के अंदर छूट लेनी होती है। सेक्शन 24 जो है हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर 2 डिडक्शंस होती है। बेसिकली हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो है, हम 5 हेडों में इनकम की बात करते हैं। मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया था 5 हेड में हम इनकम की बात करते हैं। तो उन 5 हेडों में से एक हेड होता है हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर 2 डिडक्शंस मिलती है मेनली। यदि आपकी रेंटल इनकम है तो आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी पर आपको जो हाउस लोन का आप इंटरेस्ट देते हैं उसकी आपको यहाँ पर छूट मिलती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यदि आप खुद अपने निवास के लिए प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो ऐसे केस में आपकी जो मैक्सिमम कैप होती है वो होती है 2 लाख रुपीज। और यदि आप लेट आउट की बात करते हैं, लेट आउट मीन्स आप किराए पर यदि मान लो प्रॉपर्टी को आपने दिया हुआ है, तो ऐसे केस में जो है आपकी जो डिडक्शन होती है इंटरेस्ट की, उसकी कोई कैप नहीं होती है। आप मैक्सिमम कैप तक में जितना भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो सारा इंटरेस्ट आपको जो है छूट के रूप में यहाँ पर मिल जाता है। इवन यदि मान लीजिए आप उस हाउस प्रॉपर्टी से कम रेंट भी प्राप्त करते हैं, कम रेंट आपका बनता है, आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू कम आती है और इंटरेस्ट उससे ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है। यदि मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल आपकी नेट एनुअल वैल्यू आ रही है 2 लाख रुपीज़, क्योंकि कारण जब हम हाउस प्रॉपर्टी में इनकम की कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू निकालनी होती है। वो बेसिकली रेंट के आधार पर होती है कि आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना है और एक्चुअल रेंट आपने कितना रिसीव किया है। उसके आधार पर आपकी जो है एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होती है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए। तो जो भी एनुअल वैल्यू आई आपकी, मान लो 2 लाख रुपीज जो वैल्यू आई साल की, और यदि मान लो आपने 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया, तो ऐसे केस में जो है 2 लाख रुपीज जो है आपकी इनकम में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी, ठीक है, 60,000। उसके बाद 1,40,000 इनकम हुई, उसमें से आपके जो है 5 लाख रुपीज का इंटरेस्ट पूरा जो है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि रेंटेड प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट की कोई कैप नहीं है। चलिए अगली बात कर लेते हैं हम सेक्शन 80EE की। सेक्शन 80EE आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है इंटरेस्ट पर। मान लीजिए आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है वो उस पर इंटरेस्ट आप दे रहे हैं, बट आपका इंटरेस्ट मान लीजिए 2 लाख से भी ऊपर है और आपने 1/4/2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक हाउस प्रॉपर्टी को परचेज किया है और आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 50 लाख रुपीज से ज़्यादा नहीं है, जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है, और आपका जो लोन है वो 35 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, 35 लाख रुपीज ज़्यादा नहीं है, और आपने प्रॉपर्टी जो परचेज की है या फिर लोन जो सैंक्शन हुआ है, लोन जो सैंक्शन हुआ है आपका वो 1/4/2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक सैंक्शन हुआ है। तो ऐसे केस में जो आपको डिडक्शन मिलने वाली है वो आपको
2 लाख रुपीज़ की जो डिडक्शन है आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में सेक्शन 24 की, वो तो मिलेगी। साथ में आप सेक्शन 80EE के अंदर 50,000 रुपये की और डिडक्शन भी जो है वो अवेल कर सकते हैं। ये एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकम टैक्स का। इसके अलावा हम और डिडक्शन की बात करें तो सेक्शन 80EE, ये जो डिडक्शन है ये 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, 31 मार्च 2022 तक जिन्होंने भी अपना होम लोन सैंक्शन किया है उनके लिए एक बहुत बड़ी छूट है अपने आप में। यहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपीज़ तक और डिडक्शन, मतलब आप देख लीजिए 2 लाख रुपीज़ का आप डिडक्शन जो है वहाँ ले चुके हैं इंटरेस्ट का। यदि आप 45 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी की वैल्यू है, जिस प्रॉपर्टी को आपने प्रॉपर परचेज किया है, यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी की वैल्यू की बात करेंगे हम, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू की। यदि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी 45 लाख रुपए से कम है प्रॉपर्टी की, तो ऐसे केस में यदि मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 22 तक जो है वो आपने लोन सैंक्शन किया है उस प्रॉपर्टी पर, तो ऐसे केस में आपको 1.5 लाख रुपीज़ की और इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। मतलब यदि इसमें आपको देख लीजिए आप 2 लाख रुपए आप वहाँ ले चुके हैं, 1.5 लाख रुपए आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो 3.5 लाख रुपए हो गए। और यदि मान लो प्रिंसिपल रिपेमेंट जो होगा वो 1.5 लाख रुपए हुआ, तो 3.5 और 1.5 5 लाख रुपए की डिडक्शन आपको जो है टोटल मिलाकर होम लोन पर मिल जाएगी। बट यहाँ पर अभी 31 मार्च 22 तक है। इसके बाद हम ये आशा करते हैं कि जो अगला बजट आने वाला है उसमें जो है इसकी डिडक्शन जो है वो वापस बढ़ाई जाएगी, तो हम वहाँ पर भी जो है आगे बजट में इसकी बात करेंगे, बजट में क्या चेंजेज आने वाले हैं। अगले हम बात करते हैं सेक्शन 80GG। ये जो सेक्शन है ये एक बहुत महत्वपूर्ण डिडक्शन सेक्शन है उनके लिए जो कि बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर ऐसे सैलरीड पर्सन जिनको HRA नहीं मिलता है, और ये डिडक्शन के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये एक ऐसी डिडक्शन है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि एक सेक्शन 80GG है जिसके अंदर यदि मान लीजिए कोई पर्सन है सेल्फ एम्प्लॉयड है और यदि मान लीजिए उसकी इनकम जो होती है वो यदि मान लीजिए ज़्यादा आ रही है, उसके कारण उसको टैक्स बन रहा है, अब वो रेंट भी पे कर रहा है। यदि मान लीजिए वो रेंट पर रह रहा है शहर के अंदर, दूसरे शहर में रह रहा है और बात ये कि रेंट पर रह रहा है और साथ में उसको जो है इनकम जो मिल रही है वो मान लीजिए ऐसी जगह इतनी मिल रही है कि 5,30,000 मिल रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5,30,000 रुपए की उसकी इनकम हो रही है। अब वो क्या कर सकता है, अपनी 30,000 रुपए की इनकम कम होने से उसको जो है जो हमें 87A की रिबेट मिल जाएगी। 87A की रिबेट के बारे में मैंने बताया था कि 5 लाख रुपए तक ओल्ड रिजीम के अंदर कोई टैक्स नहीं लगता, तो 87A की रिबेट मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या अवेल कर सकते हैं, ये 80GG की डिडक्शन अवेल कर सकते हैं। यदि वो रेंटल प्रॉपर्टी में रहता है तो ऐसे केस में उसको 5,000 रुपये पर मंथ या उसकी इनकम का 25%, जनरली इनकम का 25% ज़्यादा ही होगा, इन दोनों में से कम जो है रेंट पेड के लिए डिडक्शन जो है वहाँ पर मिल जाएगी। यदि मान लीजिए HRA आपको नहीं मिलता है, आप सैलरीड पर्सन है, आपको HRA नहीं मिलता है, या फिर आप जो है बात कर लेते हैं हम कि सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, तो ऐसे केस में जो है आपको यहाँ पर एक डिडक्शन 80GG की मिल जाएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण डिडक्शन है। इस डिडक्शन को प्राप्त करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म नंबर 10BA। उसमें आपको जो है कुछ डिक्लेरेशन देना होता है कि हमारा जो है मतलब और कोई मकान यहाँ पर नहीं है, हमको रेंट, यदि मान लीजिए आपका उसी शहर में कोई दूसरा मकान है और आप फिर भी रेंट से दिखाएंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा ना, तो इसलिए जो है यहाँ पर डिक्लेरेशन मांगा गया है फॉर्म नंबर 10BA में। यदि आप फॉर्म नंबर 10BA में डिक्लेरेशन भर देते हैं तो फिर बाद में आप जो है इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। बट आप फॉर्म नंबर 10BA बिना भरे यदि सेक्शन 80GG में यदि डिडक्शन क्लेम करते हैं तो आपकी डिडक्शन जो है वो डिसअलाउ हो जाएगी और आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा उस केस में। मतलब आपका असेसमेंट जो है वो उसको जोड़कर हो जाएगा, उस इनकम को जो डिडक्शन आपने ली है उसको। आगे बात कर लेते हैं कुछ कैपिटल गेन की एग्जम्पशंस जो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की सेल परचेज में जो है काम आते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे पहली डिडक्शन एग्जम्पशन की बात करें हम तो सेक्शन 54 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 54, यदि मान लीजिए आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही आप क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा,
आपको जो भी कैपिटल गेन हुआ है, बेसिकली क्या होता है कि कैपिटल गेन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 40 लाख रुपीस की जो प्रॉपर्टी है वो 60 लाख रुपीस में बेच दी, इंडेक्सेशन किया 40 लाख रुपीस का, तो आपका जो है 45 लाख रुपीस हो गया। अब आपने जो है 60 लाख रुपीस और 45 लाख रुपीस का जो अंतर है 15 लाख, वो आपका यदि मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, मतलब आपने 2 साल या 3 साल बाद जो है 3 साल 4 साल बाद जो है वो प्रॉपर्टी को बेचा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एम्बिट में आ रहा है वो। तो ऐसे केस में जो है आपको जो है 20% टैक्स लगने वाला है, जो भी आपका अंतर है। 15 लाख रुपीज यहाँ पर अंतर है मान लीजिए, 15 लाख पर 20% आपको टैक्स लगने वाला है। तो उसको बचाने के लिए क्या करेंगे आप दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर लेंगे। तो यदि मान लीजिए आप दूसरी प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, तो ऐसे केस में यदि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहाँ पर गेन की इन्वेस्ट की बात कर रहे हैं हम, यदि आपने गेन को जो 15 लाख रुपए का जो गेन हुआ है उसको यदि आपने री इन्वेस्ट कर दिया दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो ऐसे केस में जो है आपको सेक्शन 54 की एग्जम्पशन मिलेगी। सेक्शन 54 की यहाँ पर आपको एग्जम्पशन मिलेगी। तो सेक्शन 54 को हम समझ ले, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को परचेज करने के बाद रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही परचेज करते हैं, तो सेक्शन 54 जो है यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। यदि मान लो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल किया या फिर कोई और असेट को आपने बेचा, उस पर कैपिटल गेन हुआ, तो आप जो है स्पेसिफाइड बॉन्ड भी खरीद सकते हैं 6 महीने के अंदर। जो मैक्सिमम लिमिट उसकी 50 लाख रुपए है एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसे NHAI के बॉन्ड है या REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड है या फिर अदर बॉन्ड जो नोटिफाइड किए गए गवर्नमेंट द्वारा, तो उन बॉन्डों को आप परचेज कर लेते हैं। तो ऐसे केस में जो है वो आपका कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो सकता है सेक्शन 54 EC में। ये सारी एग्जम्पशन मैं बता देना चाहता हूं कि आपको ओल्ड रिजीम में मिलेगी केवल, इसलिए आपको जब ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम को चयन कर रहे हैं तो उस समय आपको ये देख लेना चाहिए कि आपकी कैपिटल गेन की इनकम तो नहीं है। यदि आप कोई कैपिटल गेन की इनकम है और उसमें डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, तो आपको जो है नई रिजीम में यहाँ पर नहीं जाना है, आपको जो है ओल्ड रिजीम में रहना है। और आप जो है फॉर्म नंबर 10IE जो है उसको भरकर जो है वो एंटर हो सकते हैं ओल्ड रिजीम में, ठीक है, और या फिर जो है मतलब आप जो है वहाँ से हट भी सकते हैं। तो ये आपका जो है आपको स्विच इन और स्विच आउट का जो एक ऑप्शन है ओल्ड रिजीम में, वो आपका जो है यहाँ पर होता है 10IE के थ्रू। आपकी जो डिफॉल्ट रिजीम होती है वो न्यू रिजीम होती है, ये मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, आप मेरी जो वीडियो है ओल्ड रिजीम वर्सेज न्यू रिजीम उसके लिए देख सकते हैं। तो सेक्शन 54 EC की हम बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 54 EC जो है वो बॉन्ड के लिए होती है, और अगली जो सेक्शन है वो है सेक्शन 54 F। ये जो सेक्शन है ये बात करती है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को आप यहाँ पर सेल नहीं किया है आपने, यहाँ पर आपने बेचा है नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को, और खरीदी क्या है आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। सेक्शन 54 बात कर रहा था रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल करके रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को परचेज किया, तो आप केवल गेन जो गेन हुआ आपको वो यदि आपने री इन्वेस्ट कर दिया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो आपको जो है यहाँ पर सेक्शन में छूट मिल जाएगी, सारा गेन आपका माफ हो जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा। बट यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर कंसिडरेशन को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब जो 60 लाख रुपीज में आपने जो सेल किया था नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को, यदि मान लो आपने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बेच दी या फिर कोई और प्रॉपर्टी बेच दी आपने, ठीक है, और आपको कैपिटल गेन हुआ, अब उस कैपिटल गेन पर आपको टैक्स लगेगा। तो ऐसे केस में आपने उसको री इन्वेस्ट कर दिया, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली उससे, तो क्या होगा, तो यदि मान लीजिए आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उससे खरीद ली, तो आपको सेक्शन 54 F में छूट मिल जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, जो नेट कंसिडरेशन है, जो भी आपको नेट मिला है, ठीक है, नेट कंसिडरेशन का मतलब 60 लाख रुपीज में मान लो सेल किया है आपने, तो जो 60 लाख रुपीज है वो आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा रेजिडेंशियल हाउस में। यदि आपने कर दिया तो आपको जो है यहाँ पर छूट मिल जाएगी सेक्शन 54 F की। बट आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर एक कैप होती है, दैट टैक्स पेयर शुड नॉट ओन मोर देन 1 रेजिडेंशियल हाउस अदर देन न्यू हाउस। मतलब आप जो नया मकान खरीद रहे हैं उसके अलावा एक मकान और हो सकता है आपके पास। यदि मान लीजिए आपके पास 2 मकान है ऑलरेडी, और यदि मान लो आप सेक्शन 54 F की छूट लेना चाहते हैं, तो आप सेक्शन 54 F की छूट नहीं ले सकते। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो ये 3 डिडक्शंस जो है ये बेसिकली कैपिटल गेन की एग्जम्पशंस है जो आपको सेक्शन 54, 54 EC और 54 F में मिलती है। बात कर लेते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। अभी तक मैं डिडक्शंस की बात कर रहा था, बेसिकली छूट की बात कर रहा था। अब हम बात करते हैं इनकम की बात। यदि हाउस प्रॉपर्टी
से आपको इनकम हो रही है, आप बेसिकली हाउस ओनर हैं। और आज जो है हम देख सकते हैं कि रेंटल का जो मार्केट है पूरे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब बहुत से जो लोग हैं वो रेंट पर रहना चाहते हैं, और बात ये कि उस केस में जो है और रेंटल जो इनकम है वो भी बहुत बढ़ चुकी है। अभी सर्वे के अकॉर्डिंग जो है वो रेंट जो है, किराए जो है वो लगातार जो है वो बड़ी सिटियों में और छोटी सिटियों तक में भी जो है वो इंक्रीज बहुत तेजी से हो रहे हैं। तो इसलिए जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में क्या प्रोविजंस है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम के बारे में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन जिसे मैं दूर करता हूँ। हाउस प्रॉपर्टी इनकम के बारे में लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाउस प्रॉपर्टी का मालिक कोई और है, किराया और कोई प्राप्त कर रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि जो किराया प्राप्त कर रहा है उसके हैंड्स में जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को टैक्सेबल कर देते हैं। बट मैं बता देना चाहता हूँ, टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो अंडर द हेड ऑफ इनकम हाउस प्रॉपर्टी जो बेसिकली रिसीव कर जो हाउस ओनर होता है उसी को जो है हाउस प्रॉपर्टी पर जो है इनकम प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, और साथ साथ में उससे रिलेटेड डिडक्शंस जो है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें इंटरेस्ट की डिडक्शन। कई लोग क्या करते हैं कि जो इंटरेस्ट होता है, सेक्शन 24 की हम बात कर रहे थे डिडक्शन में, इंटरेस्ट की जो डिडक्शन होते हैं, मान लो होम लोन लिया, होम लोन पति ने लिया, ठीक है, और हाउस प्रॉपर्टी जो है पत्नी के नाम से है, तो ऐसे केस में डिडक्शन जो मिलने वाली है हाउस लोन के इंटरेस्ट की वो पत्नी को ही मिलने वाली है, क्योंकि ओनर जो है वो यहाँ पर पत्नी है। तो जो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर होता है ना, उसे ही जो है डिडक्शन मिलती है हाउस प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट की। बट लोग क्या करते हैं, जिसके नाम से होम लोन होता है उसी के नाम से सर्टिफिकेट लेते हैं और उसी के नाम से डिडक्शन को क्लेम कर लेते हैं। वो बेसिकली एक गलत तरीका है। तो इसलिए हम ये बात को ध्यान रखें, हाउस प्रॉपर्टी का जो ओनर है उसी के नाम से इनकम को दिखाए और साथ साथ में जो रेस्पेक्टिव डिडक्शंस है वो उसी के नाम से क्लेम करे। सेक्शन 23 एनुअल वैल्यू डिटर्मिनेशन की बात करें हम, तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट की बात की जाती है। जो एक्सपेक्टेड रेंट इससे मिल सकता है हाउस प्रॉपर्टी से, और जो एक्चुअल रेंट आपको मिला तो हम यहाँ पर जो हायर होगा, जो ज़्यादा होगा इनमें, उनको हम जो है यहाँ पर क्या मानेंगे, एनुअल वैल्यू मानेंगे यदि रेंटल प्रॉपर्टी है तो। और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू होती है वो 0 होती है, क्योंकि कारण उस पर कुछ नहीं मिलता है, इसलिए उस पर कोई इनकम नहीं मानी जाती है। बट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इनकम टैक्स का एक और प्रोविजन है कि यदि मान लीजिए आप एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी रखते हैं, आपके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है, तो आप एक प्रॉपर्टी को उनमें से सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो। बाकी दूसरी जो हाउस प्रॉपर्टी है ना, उसको आपको जो है उसका रेंट जो है वो आपको दिखाना पड़ेगा इनकम के रूप में। अब ये एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रोविजन है और इस प्रोविजन की बहुत ज्यादा अनदेखी की जाती है। आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टियां हैं, बट वो कभी भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में जो है वो अपनी डीम्ड इनकम को नहीं दिखाते। बट इनकम टैक्स प्रोविजन ये कहता है कि यदि आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको एक हाउस प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानिए और बाकी प्रॉपर्टियों पर जो रेंट है, जो भी एक्सपेक्टेड रेंट आपको मिल सकता है, यदि आपने रेंटल नहीं भी दे रखी है, यदि आपने किराए पे दे भी नहीं रखी है, तो भी जो है एक एक्सपेक्टेड रेंट, एक डीम्ड रेंट जो है वो आपको यहाँ पर दिखाइए और उसके बाद जो है उस पर इनकम टैक्स दीजिए। बट इसका जो है कोई भी जो है इस चीज को ध्यान नहीं रखता है। आगे हम बात करते हैं अगली प्रोविजन की। अगली प्रोविजन की हम बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है बेसिकली वो आपको मिलता है 30%, जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के अंदर 2 ही डिडक्शंस मिला करते हैं। पहली डिडक्शन मिलती है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, जो भी आपका रेंट मिला है, एनुअल वैल्यू आपकी हुई है, उसमें से आपको जो है माइनस म्युनिसिपल टैक्स जो है
जो भी आपकी नेट एनुअल वैल्यू निकलेगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आपकी म्यूनिसिपल टैक्स घटा देंगे और फिर बाद में आपकी 30% जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा देंगे। ये सेक्शन 24A है जो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 3 लाख रुपए की रेंटल इनकम है तो 30% उसका होता है 90,000। तो 3 लाख में से 3 लाख जो रेंट आपने रिसीव किया उसमें से आपको जो है माइनस कर देंगे म्यूनिसिपल टैक्स और फिर जो 30% जो आएगा उसका मान लीजिए 3 लाख में से भी 50,000 म्यूनिसिपल टैक्स है तो 2,50,000 नेट एनुअल वैल्यू हुई और उसमें से 30% 75,000 लेस हम कर देंगे तो 1,75,000 आपकी जो है यहाँ पर क्या आ जाएगी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाएगी और उसमें से माइनस कर देंगे 24B का मतलब यहाँ पर मैं बता देता हूँ इंटरेस्ट जो हाउस प्रॉपर्टी पर हुआ वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे लेस कर देंगे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं सेक्शन 25B की। यदि मान लीजिए कोई एरियर है रेंट रिसीव्ड का जो पहले आपको नहीं मिला है, मान लो किसी किराएदार ने आपको पैसा नहीं चुकाया और वो एरियर के रूप में है तो ऐसे कंडीशन में यदि मान लो वो जब भी मिलेगा आपको जब भी आपको रिसीव होगा तो उस समय उसको इनकम माना जाएगा और उस समय आपको जो है रिसीव्ड बेसिस पर उसको कैलकुलेट करके और उसमें -30% काट के और जो है इनकम दिखानी पड़ेगी। यह है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजन। म्यूनिसिपल टैक्स की बात करें तो ये घट जाएगा। यदि मान लो मैंने आपको बताया था अभी 3 लाख में से 50,000 मैंने म्यूनिसिपल टैक्स घटाया, जो भी म्यूनिसिपल टैक्स है वो घटाकर और जो नेट एनुअल वैल्यू निकाली जाएगी उसी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दी जाएगी। तो ये एक जो है म्यूनिसिपल टैक्स की यहाँ पर माइनस आपको मिल जाता है। अनरियलाइज्ड रेंट की बात करें तो यदि मान लीजिए आपका किराएदार आपको पैसे नहीं दे रहा है तो इनकम टैक्स इसको बड़ी आसानी से नहीं मानेगा। इनकम टैक्स मानेगा कि आप गलत बोल रहे हैं जब तक कि आप उस पर या तो कोई कार्यवाही ना करें, उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, वो जेन्युइन आपका जो है टेनेंट होना चाहिए। ठीक है, कुछ कंडीशंस यदि जो रूल 4 की कंडीशंस होती है बेसिकली वहां यहाँ पर रूल 4 की कंडीशंस जो होती है उनको आपको देखना पड़ता है कि उन कंडीशंस पे यदि मान लो खरे उतर रहे हो आप तो ऐसी कंडीशन में ही आप जो है अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस कर सकते हो, हटा सकते हो वहां से। ठीक है, अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। जो भी आपकी रेंट है उसमें से जो आपको रेंट नहीं मिल पा रहा है उसकी आपको छूट मिल जाएगी, घट जाएगा, बट आपको जो है कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। यदि मान लो आप जेन्युइनली उस चीज को नहीं डिडक्ट कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में जो है वो आप परेशानी में आ सकते हो। इनकम टैक्स उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट मांग सकता है, क्योंकि कारण क्या है, आप यदि मान लीजिए उसको क्लेम कर रहे हो और वो बेसिकली आप फर्जी कर रहे हो, मतलब बेसिकली आपका किराएदार आपको पैसे दे रहा है बट बात ये कि आप जो है फिर भी उसको क्लेम कर रहे हो तो आप जो है उसकी जेन्युइनिटी जो है वो आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपके पास जेन्युइननेस है तो ही आप जो है अनरियलाइज्ड रेंट की जो है डिडक्शन ले सकते हैं, क्योंकि रूल 4 में ऐसी ही कुछ कंडीशंस जो है वो दी हुई है जिससे जेन्युइनिटी देखी जाती है कि वो यदि आपने उस पर कोई केस किया है, पुलिस में आपने कंप्लेंट दर्ज कराई है, वो पैसा नहीं दे रहा है तो उसके लिए आपने कुछ ना कुछ उस पर कार्यवाही की है, उसको हटाने के लिए कार्यवाही कर दी है, वहां से उसको नोटिस दे चुके हो आप खाली करने के लिए। ऐसी कुछ कंडीशंस जो है यहाँ पर दी हुई है रूल 4 के अंदर। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस और प्रोविजंस की बात कर लेते हैं हम जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के बारे में कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की जो नेट एनएवी है, एनुअल वैल्यू है, वो हम नील मानते हैं। तो नील ही मानी जाएगी क्योंकि उस पर कोई रेंट नहीं मिलता है। बट मैंने आपको बता दिया कि यदि आप एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी रखते हैं तो एक हाउस प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं और दूसरी प्रॉपर्टी को आपको लेट आउट मानना पड़ेगा और उस पर जो भी डीम्ड रेंट है उसकी इनकम आपको यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। ये इसको दिखाता कोई नहीं है बट फिर भी इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की बात करें, यदि मान लीजिए आपकी हाउस प्रॉपर्टी बेसिकली तैयार हुई तो आप क्या है, कई बार क्या होता है मॉरेटोरियम लेते हैं बैंक से। जैसे फॉर एग्जांपल 3 साल में आपकी हाउस प्रॉपर्टी तैयार हुई और उस समय आपको जो है इंटरेस्ट जो है केवल इंटरेस्ट आपने दिया तो उस इंटरेस्ट की छूट जो है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की जो छूट है, क्योंकि बेसिकली आपको जो छूट मिलने वाली है वो मिलने वाली है बनने के बाद, प्रॉपर्टी के बनने के बाद। परंतु यदि मान लीजिए उस बीच में जो भी इंटरेस्ट आपका लगने वाला है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, उसकी जो छूट है वो आपको 5 सालों में मिल जाएगी। तो जब भी आपका मकान बन गया उस समय तक जो भी इंटरेस्ट लगा है उसमें आप 5 का डिवाइड कर दीजिए, उस तरीके से आपका जो है 5 साल में जो है वो आपकी छूट आप जो है ले सकते हैं। और जो आपकी जो रेगुलर इंटरेस्ट है उसकी छूट तो आप लेंगे, साथ साथ में प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की छूट आप और ले सकते हैं। डीम्ड ओनरशिप की हम बात कर लेते हैं। कुछ सिचुएशंस में जो है वो प्रॉपर्टी को हम ट्रांसफर कर देते हैं
कुछ रिलेटिव को, जैसे स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को, तो ऐसे केस में जो है उस पर वो आपने ट्रांसफर कर दी। कई बार क्या है, इस पर्पज से हम जो है ट्रांसफर कर देते हैं कि हमारे इनकम नहीं होगी काउंट। जैसे कोई बेसिकली इनकम टैक्स पेयर है, वो अपने स्पाउस को जो है, जो नॉन इनकम टैक्स पेयर है, उसको ट्रांसफर कर देता है हाउस प्रॉपर्टी को, तो उससे होने वाली इनकम जो है वो क्लब हो जाती है बेसिकली किसमें, वो अपने आप में डीम्ड इनकम बन जाती है जिसने उसको ट्रांसफर किया है। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स पेयर ने किया है और नॉन इनकम टैक्स पेयर को कर दिया टैक्स बचाने के उद्देश्य से, तो वो उसी इनकम टैक्स पेयर की इनकम वो जो है वापस बन जानी है। इसमें यहाँ पर क्लबिंग के प्रोविजन जो एक तरीके से यहाँ पर क्लबिंग के प्रोविजन यहाँ पर लग गए। यहाँ पर बात कर लेते हैं एचआरए की। ये भी एक अपने आप में हाउस प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोविजन हो गया एक तरीके से। यहाँ पर एचआरए की जो छूट मिलती है वो सैलरीड पर्सन्स को मिलती है। सैलरीड पर्सन को बेसिकली हाउस रेंट अलाउंस मिला करता है, तो वो बेसिकली इसलिए मिलता है कि वो जो है हाउस का रेंट पे कर सके। तो ऐसी कंडीशन में उनको क्या कंडीशंस फॉलो करनी होती है, ये एचआरए की डिडक्शन जो होती है। अब तक क्या होता था कि लोग जो है ज़्यादातर जो क्लेम करते हैं एचआरए को बड़े असावधानी से क्लेम करते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमने रेंट कितना पे किया है, हमारी सैलरी कितनी है, वो कोई कैलकुलेशन नहीं करते। वो जितना एचआरए मिलता है उतना ही जो है वो क्लेम कर लेते हैं, सीधा सीधा क्लेम कर लेते हैं। एचआरए मान लो 50,000 मिला या एचआरए 1 लाख रुपए मिला, सीधा एचआरए का डिडक्शन जो है वो सीधा 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए जो है वो डाल देते हैं। और बात यह कि फिर बाद में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर देते हैं। यदि इनकम टैक्स रिटर्न ने एक बार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपसे एक बार भी पूछ लिया कि आपका जो है पूरी डिटेल्स क्या है, आपकी सैलरी क्या है, तो अब आपको पता चलेगा कि आपको, कई बार तो ऐसा होता है कि आप 1 रुपये तक की डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं थे, क्योंकि आपकी सैलरी जो है वो इतनी है। सैलरी यदि मान लो जैसे आपकी सैलरी है 5 लाख रुपीज, बेसिक सैलरी प्लस डीए 5 लाख रुपीज है, तो आप यदि मान लो रेंट पे कर रहे हैं 48,000 का साल भर में, तो आपकी सैलरी का 10% होता है 50,000। तो 50,000 से ऊपर जो रेंट पे करोगे उसी की डिडक्शन आपको मिलेगी। बट आप जो है 48,000 टोटल आपका रेंट है, तो कैसे आपको डिडक्शन मिलेगी? यदि आपकी, और बात कर लेते हैं हम इसके अलावा, यदि मान लो किसी की इनकम, किसी की सैलरी है 20 लाख रुपीज, तो उसका सैलरी का 10% हम जो देखें तो उसके सैलरी का 10% होता है 2 लाख रुपीज। अब मान लीजिए वो रेंट पे कर रहा है साल भर में 2,40,000 का, ठीक है, तो उसको जो मैक्सिमम जो डिडक्शन मिल सकती है वो मिल सकती है सैलरी के 10% से ऊपर। तो 2 लाख से ऊपर कितना है 40,000, तो 40,000 उसको मिल सकती है। और उसको एक्चुअल एचआरए है मान लीजिए 1 लाख रुपए, एक्चुअल एचआरए है उसका 1 लाख रुपए। और इसके अलावा 40% ऑफ सैलरी भी देख लेते हैं, नॉन मेट्रो सिटी। ये बेसिकली 3 क्राइटेरिया होते हैं यहाँ पर। मैक्सिमम डिडक्शन का जो क्राइटेरिया जो है वो 3 क्राइटेरिया होता है। एक तो एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, यहाँ पर मैंने आपको इस सिचुएशन में 1 लाख रुपए एचआरए बताया अभी, ठीक है। इसके अलावा 50% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो 40% ऑफ सैलरी हम ले लेते हैं नॉन मेट्रो सिटी के लिए, 50% ऑफ सैलरी लेते हैं हम मेट्रो सिटी के लिए। तो यहाँ पर हम नॉन मेट्रो सिटी मान लेते हैं। तो 40% ऑफ सैलरी जो है यहाँ पर बात करें 20 लाख का 40% यहाँ पर होता है 8 लाख रुपीज, ठीक है। और तीसरा हम जो है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो एक्चुअल रेंट पेड हमने जो किया वो यहाँ पर किया 2,40,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी 2 लाख रुपीज हुआ 20 लाख का, तो 40,000 हुआ। तीनों में जो मिनिमम है ना वो 40,000 आता है। तो हमें एचआरए की जो छूट मिलने वाली है, हाउस रेंट अलाउंस की जो रिडक्शन मिलने वाली है, यहाँ पर केवल 40,000 मिलने वाली है। बट हम कितना क्लेम कर रहे हैं, यहाँ पर हम पूरा 1 लाख रुपए जो है वो क्लेम कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक गलती है, यहाँ पर जो है इनकम टैक्स पेयर करते हैं कि एचआरए की सारी रिडक्शन एक बार में क्लेम कर लेते हैं। वो किसी प्रकार की कैलकुलेशन जो है अपने इनकम टैक्स असेसमेंट के टाइम नहीं करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए एचआरए से रिलेटेड। आगे बात कर लेते हैं स्पेसिफिक सिचुएशंस एंड प्रोविजंस जो कि हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 की, गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड। यदि मान लीजिए आप 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट जो है प्रॉपर्टी के रूप में प्राप्त करते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको मिलती है गिफ्ट के रूप में 50,000 रुपए से ज्यादा की, तो उस पर आपको जो है वो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग टैक्सेबल है, वो आपकी इनकम मानी जाएगी अदर सोर्सेज हेड में। ये इनकम टैक्स का प्रोविजन है। बट आप यदि इस गिफ्ट को प्राप्त करते हैं अपने रिलेटिव से, तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए वो एग्जेम्प्ट होती है। यदि आप गिफ्ट प्राप्त करते हैं नॉन रिलेटिव से हाउस प्रॉपर्टी को 50,000 रुपए से ज्यादा,
वैसे 50,000 रुपये से में कोई प्रॉपर्टी आती भी नहीं है आज की सिचुएशन में हम देखें तो 50,000 से ज्यादा यदि आप जो है गिफ्ट प्राप्त करते हैं, वैसे कोई भी गिफ्ट पर ये अप्लाई होता है बट प्रॉपर्टी पर भी अप्लाई होता है। तो प्रॉपर्टी यदि मान लो आप 50,000 रुपये से ज्यादा की गिफ्ट प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो एंटायर गिफ्ट है वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी यदि नॉन रिलेटिव से है। यदि रिलेटिव से है तो ऐसी कंडीशन में जो है वो एग्जेम्प्ट रहेगी। बट आप इस बात को ध्यान रखें कि इस केस में यदि मान लीजिए आप फर्दर सेल करते हैं उस प्रॉपर्टी को, गिफ्टेड प्रॉपर्टी को, तो ऐसी कंडीशन में उस गिफ्टेड प्रॉपर्टी का जो कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा वो उसी समय से कैलकुलेट होगा जब आपको जिसने ट्रांसफर की थी। बेसिकली मान लो एक पेरेंट्स ने जो है अपने बच्चे को जो है प्रॉपर्टी गिफ्ट की, तो ऐसी कंडीशन में पेरेंट ने जब परचेज की थी उस प्रॉपर्टी को, वहीं से कैपिटल गेन जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन इंडेक्सेशन के पर्पज से यहां पर होती है। तो ये एक प्रोविजन जो है वो आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर इससे रिलेटेड। और इसके अलावा जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया था सेक्शन 27, यहाँ पर यदि मान लीजिए आप अपने रिलेटिव को, कुछ रिलेटिव यहाँ पर स्पाउस और माइनर चाइल्ड की बात की गई थी, उनको यदि आप ट्रांसफर करते हो हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, तो उस केस में जो है उसकी इनकम भी जो है वो ट्रांसफरर जो हस्तांतरण करने वाला है उसकी इनकम में काउंट कर ली जाती है। तो इस प्रोविजन के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। ये क्लबिंग जैसा ही प्रोविजन है जैसा क्लबिंग का प्रोविजन होता है। बात कर लेते हैं सेक्शन 139 की। तो यहाँ पर 139 जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की सेक्शन है। तो यहाँ पर जो कंपल्सरिटी ऑफ रिटर्न है, मतलब किस किस कंडीशन में इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है, तो कुछ कंडीशंस यहाँ पर दी हुई है। तो एक और बात यहाँ पर एक बात देख सकते हैं कि आप यदि मान लो एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी ओन करते हैं, मैंने आपको बता दिया था एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी आप ओन करते हैं तो एक को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाता है और दूसरी को आपको रेंटेड माना जाता है। तो उस केस में जो है आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि यदि आप दो हाउस प्रॉपर्टी के ओनर है साथ साथ, दो हाउस प्रॉपर्टी के ओनर आप साथ साथ है, एक साथ है, तो ऐसी कंडीशन में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरने से नहीं बच सकते उस केस में। बट लोग जो है नहीं भरते हैं। प्रैक्टिकली सिचुएशन में हम देखें तो वो नहीं देखते कि हमारे पास दो हाउस प्रॉपर्टी, कई लोग जो है उनके 3-3 हाउस प्रॉपर्टी है उनके नाम से कर ली, बट बात यह कि वो रिटर्न नहीं भरते हैं, तो ये गलत है। इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि यदि मान लीजिए आप एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी यदि ओन करते हैं अपने हैंड में अपने नाम से, तो ऐसे कंडीशन में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी है। बात कर लेते हैं डिडक्शंस फॉर जॉइंट ओनर्स एंड को-बोरोवर्स। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इफ हाउस इज को-ओन्ड, यदि मान लीजिए पहली बात तो ओनर को ही डिडक्शन मिलती है, ये बात समझ लीजिए, ओनर को ही डिडक्शन मिलती है, चाहे वो ATC की हो, चाहे वो 24B की हो, चाहे वो प्रिंसिपल रिपेमेंट की हो, चाहे इंटरेस्ट की हो। यदि को ओनर है मतलब दो ओनर यदि मान लीजिए किसी दो या दो से ज्यादा ओनर किसी प्रॉपर्टी के है, तो ऐसे कंडीशन में उनको पार्शियल डिडक्शन जो है मिल जाएगी उनके रेशियो में, यदि जितनी ओनरशिप का रेशियो है उसके अकॉर्डिंग। और होम लोन पे भी जो इंटरेस्ट होगा उसका भी जो है उनको इंटरेस्ट इसी तरीके से जो है उनके शेयर के अकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगा। एक और प्रोविजन जो है वो हम देख लेते हैं फाइनल, TDS ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, जिसे हम बात कर सकते हैं 194 IA की बात कर लेते हैं। ये नया प्रोविजन है, बेसिकली ज्यादा ईयर इसको नहीं हुए हैं, कुछ समय पहले ही इनकम टैक्स में इंट्रोड्यूस किया गया था इस TDS ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, और कई लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं। 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी, आजकल ये आम बात है 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदना। TDS इज एप्लीकेबल ऑन द परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड से अलावा जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये रेजिडेंशियल एज वेल एज कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पे भी लगेगा। तो मैं अभी जो प्रोविजंस ले रहा हूँ वो रेजिडेंशियल से ले रहा हूँ, तो ये भी इससे रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिया इसको। 50 लाख से ज्यादा की आप यदि मान लो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो आप बायर हो, ऐसी कंडीशन में यदि आप बायर हो तो बायर को जो है आपको एंश्योर करना है कि 1% TDS आपको जो है जब भी आप सेल कंसीडरेशन का पेमेंट कर रहे हैं तो 1% काट कर जो है पेमेंट करना है और उसको जो है इनकम टैक्स को जमा कराना है। कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारे पास तो 10 नंबर है ही नहीं, क्योंकि TDS कटता है 10 नंबर से, हमारे पास तो 10 नंबर है ही नहीं, तो हम कैसे सामने वाले का TDS काट सकते हैं। तो आपको बता देना चाहता हूं, सेक्शन 194 IA का जो डिडक्शन है वो नॉन 10 बेस्ड
डिडक्शन है। यहाँ पर आप केवल अपने पैन से ही इनकम टैक्स रिटर्न पे लॉगिन करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो साइट है अपना लॉगिन करेंगे पैन से, और वहां पर आप जो है उस टीडीएस को जो है वो जमा करा सकते हैं। आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में आपको जो है वो सारी डिटेल भरनी है और उसके अंदर आपको जो है वो टीडीएस यहाँ पर क्या करना है, काटना है। तो आपको 1% टीडीएस काटना है। वैसे तो जनरली क्या है, आप जहां पर भी रजिस्ट्री करा रहे हैं तो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट खुद इस बात को एंश्योर कर लेता है कई बार, बट फिर भी यदि मान लो उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1% टीडीएस जो है वो आप हमेशा काटें यदि आप 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी यहाँ पर परचेज कर रहे हैं। तो जनरल ट्रांजेक्शन है, 50 लाख की प्रॉपर्टी आज परचेज करना एक जनरल सी बात हो चुकी है। प्रॉपर्टी के दाम इतने बढ़ चुके हैं, तो इस केस में जो है आपको इस बात को ध्यान रखना है कि 1% टीडीएस आपको जरूर से जरूर काटना है। और टीडीएस शुड बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग द अमाउंट टू द सेलर। जब भी आप सेलर को पेमेंट कर रहे हैं तो उस समय आपको इसको काटना है। और एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो आप एडवांस पेमेंट के टाइम पर काट सकते हैं, और जो भी बिचेवरी चल रही है जो भी पहले हो। इसके अलावा आपको जो है एक टीडीएस काट कर जो है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिपार्टमेंट की जो साइट है अपनी, उस पर जो है अपना पैन लॉगिन करना है। वहां पर आपको जो है डिटेल डालनी है। मैं आपको इसके लिए जो है वो अलग से कोई वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा इस बारे में। तो कैसे क्या करेंगे, इसमें आपको जाकर जो है उसकी डिटेल भरनी है, सामने वाले सेलर की जो आपको सेल कर रहा है, ठीक है, जिसको आप पेमेंट कर रहे हो उसकी डिटेल भरनी है, कितना आप टीडीएस काट रहे हो 1%, उसकी डिटेल डालनी है। और इसको टीडीएस को आप जब पूरी डिटेल भर देंगे और पेमेंट कर देंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा। वो फॉर्म नंबर 16B का जो सर्टिफिकेट जनरेट होगा वो आपको जो इनकम टैक्स से डाउनलोड करके और फिर बाद में आपको किसको देना है, अपने सेलर को जो है ये प्रोवाइड करना है। यदि मान लीजिए आप पैन, सामने वाले के पास पैन नहीं है, यहाँ पर दोनों के पास पैन होगा। यदि मान लीजिए आप टीडीएस काट रहे हैं तो आपके पास पैन होना चाहिए और साथ साथ में दूसरे वाले के पास ही पैन होना चाहिए। आपका पैन तो इसलिए क्योंकि कारण आप जो है आप लॉगिन करोगे पैन में तभी जाके टीडीएस पेमेंट कर पाएंगे, और सामने वाले का पैन इसलिए क्योंकि उसी के पैन में वो जमा होना है। तो इसलिए ये दोनों के पास पैन होना चाहिए। और यदि मान लीजिए पैन नहीं है सामने वाले के पास, सेलर के पास, तो ऐसी कंडीशन में आपको टीडीएस काटना पड़ेगा 20%। तो जनरली आप नहीं काटेंगे, आप 1% पर ही जाएंगे, तो इसलिए आप पैन पर ही जाना पड़ेगा आपको। इस केस में आधार पैन लिंक नहीं होना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है यहाँ पर, क्योंकि आजकल टीडीएस जो है प्रोविजंस को यदि आधार पैन लिंक नहीं है तो भी 20% का जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये मैंने आपको जो है यहाँ पर सारा रेजिडेंस प्रॉपर्टी के बारे में बताया। तो यहाँ पर हमने जो बात की कि इनकम टैक्स डिडक्शंस फॉर बायर्स एंड होम ओनर्स, जितनी भी डिडक्शंस है 80 की और 24 की वो हमने बात कर ली थी। जो कैपिटल गेन की एग्जम्पशन से हाउस प्रॉपर्टी वालों को सेल करने पर तो वो भी हमने बात कर ली। और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करने के क्या लाभ होते हैं वो भी हमने यहाँ पर बात कर ली। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की हमने बात कर ली, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेज और अनरियलाइज्ड रेंट की छूट कैसे ले सकते हैं या फिर कितनी मिलती है उसकी बात कर ली हमने। इंटरेस्ट की छूट जो होती है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, उसकी हमने बात कर ली। डीम्ड ओनरशिप की हमने बात करी थी यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी आपके पास है तो ऐसे केस में जो है दूसरी हाउस प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू है वो आपको लेनी पड़ेगी इनकम के लिए, और आपको साथ में 139 के अंदर रिटर्न भरना भी कंपलसरी रहेगा। इसके बारे में भी हमने बात करी थी। एचआरए की डिडक्शन कैसे मिलेगी इसके बारे में बात करी थी। इसके अलावा हमने जो गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी जो है यदि मिलती है तो उसमें रिलेटिव के केस में नॉन टैक्सेबल है, मतलब एग्जेम्प्ट है, और नॉन रिलेटिव के केस में टैक्सेबल है, तो इसके बारे में हमने बात कर ली थी। और इसके अलावा जॉइंट ओनरशिप और कोबोरोर्स के केस में क्या कैसे पार्शली जो है रिडक्शन आपको मिल जाएगी उसके बारे में हमने बात की। और टीडीएस ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी इसके बारे में हमने बात करी। तो हमने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे, जो मेजर प्रोविजंस थे, उनको यहाँ पर कवर किया। तो आपको ये वीडियो यदि अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।